Hello students. So in the previous lecture we studied electrostatics up till the properties of charges and how charging and discharging occurs. In this lecture and in this video we are going to study first about the gold leaf electroscope, and then we are going to do some numericals, and then I will be giving you the practice problems which you will have to do today. Okay? So सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से. सो व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली? तो देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है हमारे पास कि एक हमारे पास इंसुलेटेड या तो आप बोल सकते हो ग्लास स्फीयर होती है जो कि वैक्यूम होती है जनरली, और यहां पे हमारे पास एक रॉड होता है. ठीक है, वो जो रॉड होता है उसकी जो ये वाली सेक्शन होती है उस पे गोल्ड के लीव्स होते हैं. आप ऐसा मान सकते हो गोल्ड के लीफ क्यों होते हैं? क्योंकि गोल्ड जो होती है वो ज्यादा डक्टाइल होती है, तो मतलब और ज्यादा डक्टाइल होती है, मैलिएबल भी होती है, वो इजीली फैल सकती है. और इजीली अगर आयरन होता तो आयरन थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है तो वो इतनी इजीली नहीं फैल पाता, बट गोल्ड इसलिए होता है कि वो इजीली फैल जाए. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये गोल्ड की हमारे पास लीव्स होती हैं और यहां पर एक नॉब होता है. ठीक है, अब ये जो नॉब है हमारे पास, दिस इज द नॉब. ठीक है, मैं बिल्कुल ही सिंबल डायग्राम बना रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए. ये हमारे पास ग्लास स्फीयर है, दिस इज द ग्लास स्फीयर. ठीक है, और ये हमारे पास गोल्ड लीव्स हैं, दीज आर आवर गोल्ड लीव्स. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब भी हम नॉब पर ला करके किसी ऑब्जेक्ट को टच कराते हैं, ये नॉब पर ला करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टच कराएं और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर इस नॉब पे हम इसको टच करा रहे हैं और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहां से कुछ शेयरिंग होगी, इसके कुछ चार्जेस इसमें आ जाएंगे. ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इसमें आ जाएंगे, और एक बार ये पॉजिटिव चार्जेस इसमें आ गए तो उसके बाद फिर ये लीव्स पे भी आ जाएंगे, तो लीव्स पे भी पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और उसके बाद फिर ये लीव्स जो है वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी. दिस लीव्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, ये लीव्स फैल जाएंगी. तो जैसे ही हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे इस रॉड को यहां पे टच कराएंगे, ये लीव्स जो है ये फैल जाएंगी. ठीक है, अगर वो इनिशियली लीव्स जो थी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, अगर ये इनिशियली पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो जैसे आप टच कराओगे ये फैल जाएगा. तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहली चीज जो हमें देता है, पहली चीज जो प्रोवाइड कराता है, इट इज टेस्ट ऑफ चार्ज. पहली चीज जो प्रोवाइड कराता है इट इज टेस्ट ऑफ चार्ज. तो टेस्ट ऑफ चार्ज क्यों प्रोवाइड कराता है हम लोगों को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? क्योंकि पहले देखिए इस पे गोल्ड लीफ की जो लीव्स थी मान लीजिए वो चिपकी हुई हैं, और अगर आपने चार्ज इस पे ले आकर के टच कराया, अब वो कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर आपने नेगेटिव चार्ज भी यहां पे टच कराया होता तो यहां पे सारे नेगेटिव चार्जेस आगे रहते, यहां पे दिस वेयर ऑल नेगेटिव चार्जेस, फिर लीव्स पे भी नेगेटिव चार्जेस आई होती और दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करती, लीव्स जो है वो फिर फैल जाती. तो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो टेस्ट फॉर चार्ज या टेस्ट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करता है हम लोगों को. नाउ टेस्ट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि whenever a charged object is brought onto the knob, if the leaves were electrically neutral and in contact with each other, they would go apart. ठीक है, रिपल्शन की वजह से वो लीव्स क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी. ठीक है, नाउ इट ऑल्सो मेक्स अस टेस्ट द साइन ऑफ चार्ज, पर उससे पहले हम टेस्ट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड तो नहीं दे पाता, बट रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी हमें दे देता है. एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड के लिए हमें कैलिब्रेशन करना पड़ता है फैक्ट्री में ही कि भाई इतना मुड़ेगा इतने चार्ज पे, इतना मुड़ेगा इतने चार्ज पे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, स्केलिंग करनी पड़ती है, बट रिलेटिव मैग्नीट्यूड तो प्रोवाइड करा ही देता है. इसका मतलब यह है कि अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर आपने नॉब पे सटाया तो लीव्स एक दूसरे से ज्यादा दूर जाएंगी, और कम पॉजिटिव चार्ज अगर आपने चिपकाया यहां पे तो लीव एक दूसरे से कम दूर जाएंगी. वैसे ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज अगर आपने चिपका दिया नॉब पे तो लीव्स एक दूसरे से ज्यादा दूर जाएंगी, और कम नेगेटिव चार्ज अगर आपने नॉब पे चिपकाया तो लीव्स एक दूसरे से कम दूर जाएंगी. तो एक तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी हमें ये बताता है. ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जो बताता है इट इज साइन ऑफ चार्ज. तो साइन ऑफ चार्ज हम कैसे पता कर सकते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से? यह भी बहुत इजी है. पहले आप क्या कीजिए, आपको जिस रॉड पे चार्ज की साइन पता है, ठीक है ना, उस रॉड को ला करके यहां पे चिपकाइए. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है, वी नो दैट दिस रॉड हैज नेगेटिव चार्ज,
और नेगेटिवली चार्ज रॉड को ला करके हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब पे चिपकाते हैं। अब अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब पे हम लोग चिपकाते हैं रॉड को ला करके, ये रॉड है हमारे पास, इस रॉड को ला करके, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये हमें पता है पहले से, और इसको ला करके चिपकाया तो लीव्स फैल गई एक दूसरे से दूर चली गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई अन्य रॉड लाते हैं, वी आर ब्रिंगिंग सम अदर रॉड एंड वी डू नॉट नो द साइन ऑफ द चार्ज ऑन दिस रॉड, ठीक है, और इस रॉड को ला करके चिपकाते हैं। और इस रॉड को ला करके अगर हम चिपका रहे हैं और लीव्स फर्दर एक दूसरे से अगर दूर जा रही हैं, फर्दर दूर गई, इसका मतलब कि इस रॉड पे भी कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस रॉड पे भी क्या था, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि लीव्स जो है वो कहां चली गई हैं, फर्दर दूर चली गई हैं, ठीक है। हम लोग ये मानेंगे कि कोई भी बॉडी जो हम लोग ला रहे हैं उसकी चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो बैक फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ नहीं कर रहा, वो चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चार्ज देगा ही सही यहां पे। तो अगर मान लीजिए कि हम रॉड ला करके यहां पे चिपका रहे हैं और दूर चली गई, तो ये हम क्या मानेंगे, अगर ये और दूर चली गई तो कि ये वाली रॉड भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि पहले ही नेगेटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे से दूर गई थी लीव्स, समझ रहे हो आप लोग, पहले ही नेगेटिव चार्ज की वजह से लीव्स एक दूसरे से दूर गई थी और फर्दर और भी ज्यादा लीव्स एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन वही अगर ये लीव्स एक दूसरे के करीब आई रहती तो इसका मतलब कि इस रॉड पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। अगर ये लीव्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो रॉड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से लीव्स एक दूसरे से दूर गई थी। अब अगर आपने यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कराया तो पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कराने की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज और कुछ पॉजिटिव चार्ज आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से क्या हो जाएगा कि यहां पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, और क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा इसीलिए लीव्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कि ये क्या हमें प्रोवाइड कराता है, टेस्ट ऑफ चार्ज की, पहली बात की चार्ज है या नहीं है, दूसरी बात की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर लीव्स एक दूसरे से ज्यादा दूर गई तो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, कम दूर गई तो कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तीसरी चीज जो हमें प्रोवाइड कराता है, इट इज साइन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। साइन ऑफ चार्ज क्यों प्रोवाइड करा रहा है, कैसे प्रोवाइड करा रहा है, आप देख सकते हो कि पहले एक नोन चार्ज, जिसका मतलब आपको पता है कि साइन क्या है, उस चार्ज को ला करके आप नॉब पे चिपकाइए, लीव्स एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको फिर से चार्ज को ला करके चिपकाना है, आपको जिस चार्ज का साइन आपको नहीं पता है, और जब उस चार्ज के साइन को आप चिपकाइएगा या उसको सटाइएगा नॉब के ऊपर, तो अब लीव्स अगर एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो इसका मतलब अब जो चार्ज है, जो रॉड आप ले आए हो या जो ऑब्जेक्ट आप ले आए हो उसके ऊपर पहले वाला जो आपका नॉन चार्ज था उसके नॉन चार्ज के ऑपोजिट साइन का है। क्यों? क्योंकि लीव्स एक दूसरे के पास आई और लीव्स एक दूसरे से फर्दर दूर चली गई होती तो सेम साइन का था वो। ओके, सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़े से कॉमन सेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपसे यह बोला गया कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में दो लीव्स एक दूसरे से फैल गई हैं क्योंकि हम लोगों ने यहां पर पॉजिटिव चार्ज ला करके चिपकाया है, ठीक है, और यहां पे दो लीव्स फैल गई हैं क्योंकि हम लोगों ने यहां पे नेगेटिव चार्ज ला करके चिपकाया है, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ला करके आपने नॉब के कांटेक्ट में यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले आए हो आप लोग, और यहां पे नॉब के कांटेक्ट में आप लोग नेगेटिव चार्ज ले आए हो, ठीक है। और दोनों ही केसेस में ये जो लीव्स ऑब्वियसली फैल जाएंगी, ठीक है। यहां पे इसलिए फैल जाएंगी क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाएगा, और यहां पे इसलिए फैल जाएंगी क्योंकि यहां नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इसलिए सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लीव्स जो है वो फैल गई हैं, और क्योंकि लीव्स यहां पर फैल गई हैं, एक दूसरे से दूर चली गई हैं, अब आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट या से एक्सरेज अगर इसके ऊपर हम लोग ड्रॉप करें, या एक्सरेज को अगर हम लोग इसके ऊपर इंपेंड करें, ठीक है, दोनों ही केसेस में हम लोगों ने इस सरफेस के ऊपर एक्सरेज गिराई हैं, ठीक है ना। वी हैव
इंट्रोड्यूस दिस नॉब टू द एक्स-रेज, तो अब ये जो लीव्स हैं इन दोनों केसेस में क्या होगा इन लीव्स के साथ? तो आपको एक बात पता है कि जब भी आप एक्स-रेज गिराओगे तो यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नॉकड आउट होंगे सरफेस से, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट होगा सरफेस से, ठीक है। यहां पे लीव्स क्यों फैली थी? तो लीव्स फैली थी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, क्योंकि यहां से आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इसीलिए लीव्स फैल गई थी। लीव्स क्यों फैली थी? ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अब जब आपने एक्सरेज गिराया यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, तो ये फर्दर पॉजिटिव हो गई है। दिस गेट्स इवन मोर पॉजिटिव, ये और ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है ये जो रॉड है। क्यों? क्योंकि एक्सरेज गिराने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, और क्योंकि ये और भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया, देयरफॉर द लीव्स विल गो फर्दर अपार्ट। देयरफॉर इन दिस केस द लीव्स विल गो फर्दर अपार्ट। तो ये जो लीव्स हैं ये और ज्यादा दूर चली जाएंगी। पर इस केस में क्या होगा? अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है कि आप देखो कि यहां पे जो आपके पास ये जो रॉड है ये नेगेटिव रॉड था, तो यहां पे दूर गई थी नेगेटिव रॉड की वजह से या नेगेटिव चार्जेस की वजह से। अब अगर आपने एक्सरे ड्रॉप किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकली तो ये कुछ हद तक पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे तो ये जो रॉड है ये कुछ हद तक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि कुछ हद तक ये रॉड हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये जो रॉड है ये कुछ हद तक क्योंकि पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए अब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इन दिस केस द लीव्स विल कम क्लोज। तो इस केस में लीव्स जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, और अगर हम देखते हैं इस केस में तो लीव्स जो है एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। तो इस केस में लीव्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और इस केस में एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। तो एक्सरेज वाला क्वेश्चन आपके नीट में आ सकता है कि किसी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे अगर एक्सरेज इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या कंडीशंस बन सकती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बेसिकली ये थ्योरेटिकल टॉपिक ही होता है और इसमें से आपके कॉमन सेंस का जजमेंट लिया जाता है, ओके। अब बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास कि अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लोथ, ठीक है। अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ एंड द चार्ज ऑन द glass rod after rubbing is plus 19.2 into 10 to the power minus 19 coulombs, ठीक है, ये है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन mass of the silk cloth after the rubbing process। तो एक बार रबिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो व्हाट इज द मास ऑफ द सिल्क रोड। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लोथ, द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इज प्लस 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 coulombs। What is the charge या what is the change in the mass of the silk cloth after the rubbing process, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक बात पता है यहां पर, क्योंकि आप देखिए कि जो चेंज इन द चार्ज ऑफ द ग्लास रॉड है इट इज प्लस 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये प्लस क्योंकि आया है यहां पे, तो प्लस आने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हुए हैं। प्लस आने का मतलब क्या है कि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और सिल्क क्लोथ ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है।
तो क्योंकि यहां पे प्लस आया है तो देयरफॉर हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। ग्लास रॉड ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड, सो इट इज इक्वल टू प्लस 19.2। बस हम चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने पे कितना चार्ज गेन होता है, तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा प्लस 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है, तो लॉस करने पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इतना चार्ज गेन करेगा, ठीक है ना, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। लेकिन टोटल चार्ज उसने कितना गेन किया है, तो टोटल चार्ज जो उसने गेन किया इट इज प्लस 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लूज किया है, तो डिवाइड करने पे पता चल जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किया है, ठीक है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द सिल्क क्लॉथ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द सिल्क क्लॉथ, तो सिल्क क्लॉथ ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, तो ऑब्वियसली जितना इसने लूज किया उतना गेन किया होगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन से गेन किया होगा। देयरफॉर मास गेन्ड बाय द सिल्क क्लॉथ, मास गेन्ड बाय द सिल्क क्लॉथ, तो सिल्क क्लॉथ ने कितना मास गेन किया है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है ऑलमोस्ट 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kgs। ये क्लियर है आप लोग को। 12 इलेक्ट्रॉन से और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अब 12 लाइन जब 108, सो देयरफॉर दिस इज 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 kgs। तो इतना मास सिल्क क्लॉथ ने गेन किया है। दिस इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। तो मास गेन्ड बाय द सिल्क क्लॉथ इज 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 kgs, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, हालांकि ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है, बट प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ध्यान रखिए इसमें एक बात का कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होते हैं कभी भी, तो उसमें जो मास होती है वो डेफिनेटली एक्सचेंज होती है। हालांकि वो इतनी छोटी होती है कि हम लोग हर बार उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सचेंज जरूर चलता है, ठीक है। अब होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहीं भी क्वेश्चन हो या कोई कंसेप्ट हो, वीडियो पॉज करके वहां से नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें यह बोला जा रहा है कि इन फ्री स्पेस, ठीक है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस भी मान सकते हो आप, तो इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज्ड फ्रॉम अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, ठीक है, आर रिलीज्ड फ्रॉम अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। वेयर विल द कोलिजन अकर, वेयर विल द कोलिजन अकर, ठीक है। तो इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज्ड फ्रॉम अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, वेयर विल द कोलिजन अकर, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे कि देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए और ये प्रोटॉन है, और ये सेपरेशन 1 मीटर की है, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा मैकेनिक्स का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। टेक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एज अ सिस्टम, ठीक है ना। Taking electron and proton as a system, taking electron and proton as a system, no external force is acting on this system,
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा. टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एज अ सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सिस्टम. ठीक है, तो क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, center of mass of the system which was initially at rest will remain at rest. तो therefore center of mass जो है सिस्टम का, जो कि इनिशियली रेस्ट पे था, वो अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा. ठीक है ना. तो टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एज अ सिस्टम, no external force is acting on the system, therefore center of mass of the system which was initially at rest will remain at rest. अच्छा, सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है. मान लीजिए कि आप इसको x इज इक्वल टू 0 मानिए, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मीटर. 1 मीटर का मतलब हो गया कि आपका 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर ही लिख लीजिए आप, या 1000 मिलीमीटर लिख लीजिए. चलिए, तो x इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर पे हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, और x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रॉन है. ये क्लियर है आप लोगों को. तो अब अगर आप लोग यहां पे देखिए, ठीक है ना, कि अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, मतलब कि अगर आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पहले कैलकुलेट कीजिए, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, तो इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 0 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 1000 मिलीमीटर्स. ये मिलीमीटर्स में लिख रहा हूं मैं, x इन मिलीमीटर्स, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है ना. ये 1838 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन फॉर द ईज ऑफ एनालिसिस हम लोग 2000 टाइम्स मानते हैं. ठीक है ना. हर बार आप देखोगे कि ऐसा ही लिखा रहेगा कि टेक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन, और टेक मास ऑफ द प्रोटॉन एज 2000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो आप यहां पे क्या कीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन. अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर से आप क्या लिखिएगा यहां पे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लिखिएगा 1/2000 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन. तो इसको आप एक नेग्लेक्ट ही कर सकते हो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन ही आ जाएगा. ठीक है, यानी कि x इन मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर ओनली, अप्रोक्सीमेटली. थोड़ा सा इधर रहेगा, इससे थोड़ा सा ही इधर रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दिया. नहीं इग्नोर किया रहता तो 1000 से थोड़ा सा कम आता. मतलब कि यहां पे प्रोटॉन है, यहीं पे कहीं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम होगा. ये समझ रहे हो आप लोग. यानी कि अब समझना कोलिजन कहां पर होगा. इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा. तो सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली यहां पे है, अगर ये इनिशियल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, तो फाइनल पोजीशन भी सेंटर ऑफ मास की यहीं पे होनी चाहिए. यानी कि प्रोटॉन तो अपनी जगह से बहुत कम हिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा और कोलिजन यहां पर होगा. ठीक है, आप समझना, यहां से प्रोटॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन तो अपनी जगह से बहुत कम हिला, बट इलेक्ट्रॉन यहां पे आके ऐसे टकराएगा, क्योंकि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को अपनी जगह से नहीं हिलना था, और सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास था वो प्रोटॉन के बहुत करीब था. ठीक है, तो प्रोटॉन जो है बस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास तक थोड़ा सा खिसक करके आएगा, और इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां पे जाएगा, एंड कोलिजन विल अकर एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन. द रीजन इज दैट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अगर आप इलेक्ट्रॉन को ही सिस्टम मान लेते हो तो क्या एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है उस पे जरूर है एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो हम आगे पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ में आएगा भी. तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को ही सिस्टम मान लो तब तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स है. अगर प्रोटॉन को भी आप सिस्टम मान लो तो भी उस पे एक्सटर्नल फोर्स है. तो प्रोटॉन का भी सेंटर ऑफ मास खिसकेगा अपनी जगह से, इलेक्ट्रॉन का भी सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से खिसकेगा. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक सिस्टम मान लो तो उनका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं खिसकेगा उस सिस्टम का. तो इसीलिए दोनों आकर के कहां टकराएंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पे. और सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम प्रोटॉन के बहुत करीब था, इसलिए प्रोटॉन तो थोड़ा सा ही खिसकेगा और इलेक्ट्रॉन काफी दूर जाकर के
मतलब प्रोटॉन के काफी करीब जाकर के वहां पे टकराएगा। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। So hopefully the concept is clear to you. Concept of this question is clear to you. Okay. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि तीन आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। दिस इज स्फीयर ए, दिस इज स्फीयर बी एंड दिस इज स्फीयर सी। तो तीन आइडेंटिकल स्फीयर है हमारे पास और इनिशियली इस पे चार्ज है 3 मिलीकूलम्स, इस पे भी चार्ज है 3 मिलीकूलम्स और जो सी है इस पे जो चार्ज है -6 मिलीकूलम्स का चार्ज है। ठीक है ना, तो इस पे चार्ज 3 मिलीकूलम्स है, इस पे भी 3 मिलीकूलम्स है और इस पे जो चार्ज है वो -6 मिलीकूलम्स है। अब हमें यह बोला जाता है यहां पर कि इनिशियली ए और बी को कांटेक्ट में ले आया गया और फिर रिमूव किया गया। ठीक है, फिर यह आपसे बोला जाता है यहां पे, या तो आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है ना, इन द क्वेश्चन की हम ऐसा बोलते हैं से लेट ए एंड सी बी ब्रॉट into the contact and then separated। ठीक है, now let B and C be brought into the contact and then separated। ठीक है ना, now A and B are brought near each other। now A and B are brought near each other, will they attract or रिपेल? ठीक है, उसके बाद फिर नाउ ए एंड सी आर ब्रॉट नियर ईच अदर, आर ब्रॉट नियर ईच अदर, विल दे अट्रैक्ट और रिपेल? तो ये क्वेश्चन है आपके पास, एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास कि लेट ए एंड सी बी ब्रॉट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स। द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, रिमेंबर दिस इन द क्वेश्चन, द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। अगर वो आइडेंटिकल नहीं होते तो पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करना पड़ता, वो खैर बाद की बात है, अभी आपको आइडेंटिकल स्फीयर्स मानने हैं। तो देयर आर 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ए बी एंड सी। आइडेंटिकल स्फीयर्स मतलब कि शेप भी सेम है और रेडियाई भी सेम है उनका। ठीक है, लेट ए एंड सी बी ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। ए और सी को कॉन्टैक्ट में लाके सेपरेट कर रहे हैं। लेट बी एंड सी बी ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। बी और सी को भी कॉन्टैक्ट में ला करके सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ ए एंड बी आर ब्रॉट नियर ईच अदर, विल दे अट्रैक्ट और रिपेल? एंड देन ए एंड सी आर ब्रॉट नियर ईच अदर, विल दे अट्रैक्ट और रिपेल? ठीक है, होपफुली क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने। तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा कल का वीडियो था और जो आज का वीडियो है, ये बेसिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिकैप कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना और आज जो प्रैक्टिस पेपर मिलेगा उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि कल के लेक्चर से, कल की क्लास से हम लोग कूलम्स लॉ में एंट्री लेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहीं तक था, कल से कूलम्स लॉ में एंट्री हो जाएगी, फोर्सेस की स्टडी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। तो अब अगर हम बात करें ए और बी की, यहां पे ए और बी को कॉन्टैक्ट में लाते हैं हम लोग, तो व्हेन ए एंड बी आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, जब ए और बी को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो स्फीयर्स आइडेंटिकल होती हैं जब, तो चार्जेस जो होती हैं वो एड अप होकर डिवाइडेड बाई 2 हो जाती हैं।
तो यहां पे 3 मिलीकुलम्स थी और यहां भी 3 मिलीकुलम्स थी, तो दोनों पे ही आफ्टर सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। ए और सी को बुलाए हैं हम लोग, नॉट ए एंड बी। ए एंड बी विल बी वेरी सिली केस, ठीक है ना, कि वापस 3 ही रह जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन में मैंने आपको ए और सी लिखवाया है, तो ये हमारी ए है और ये सी है, तो ए सी को लाओगे तो दिस इज 3 एंड दिस इज -6, ठीक है। अब दोनों को ऐड करो, बाई 2 करो आप, क्योंकि दोनों का एवरेज आ जाएगा। जब स्फीयर्स आइडेंटिकल होती हैं तो दोनों का एवरेज आ जाता है, लेकिन अगर वो आइडेंटिकल नहीं होती तो फिर बाय कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल हमें प्रोसीड करना पड़ता है, आगे पढ़ेंगे उसको। तो फिलहाल तो स्फीयर्स आइडेंटिकल है, तो क्या लिखोगे, 3 + -6/2 दोनों पे आएगा, यानी इस पे भी -3/2 मिलीकुलम्स और इस पे भी -3/2 millicoulomb. This is sphere A and this is sphere C. This is after contact. After contact is removed. तो दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद जब कांटेक्ट को रिमूव किया गया तो दोनों पे चार्जेस कितने आ गए, -3/2 मिलीकुलम्स ईच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पे, अब दोनों को अब B और C को कांटेक्ट में लाएंगे। तो नाउ व्हेन B एंड C आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, तो B के लिए हम लोग के पास जो चार्ज है इट इज 3 मिलीकुलम्स और C के लिए जो चार्ज है इट इज -6 मिलीकुलम्स पहले था, जो कि अब हो चुका है -3/2 मिलीकुलम्स, ठीक है। नाउ दिस इज B एंड दिस इज C, और इन दोनों को हम लोग कांटेक्ट में अगर ले आते हैं, ठीक है, तो फिर से अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो आपको एवरेज ले आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कांटेक्ट में लाओगे दोनों को, तो इसके पास 3 मिलीकुलम्स है और इसके पास कितना है, दिस वन इज हैविंग -3/2 मिलीकुलम्स, दिस इज B एंड दिस इज C। अब एक्सचेंज होंगे, मतलब चार्जेस, एक एवरेज आएगा यहां पे, ये जो एवरेज आएगी तो 3 + -3/2/2, यानी कि यहां पे भी हो जाएगा आपका +3/4 मिलीकुलम्स और यहां पर भी हो जाएगा +3/4 मिलीकुलम्स। तो आफ्टर कॉन्टैक्ट इज रिमूव्ड, आफ्टर कॉन्टैक्ट इज रिमूव्ड, तो जो चार्ज हमारे पास B पे है वो +3/4 मिलीकुलम्स है और C पे भी कितना है, +3/4 मिलीकुलम्स का चार्ज है। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा था कि अब आफ्टर दिस प्रोसेस कंप्लीट्स व्हाट हैपेंस इफ A एंड B आर ब्रॉट नियर ईच अदर, ठीक है। तो आफ्टर कॉन्टैक्ट इज रिमूव्ड इफ A एंड B आर ब्रॉट नियर ईच अदर, तो आप देख सकते हो यहां पर कि अगर आप A और B को एक दूसरे करीब ले जाओगे तो A में -3/2 मिलीकुलम्स है और B में +3/4 मिलीकुलम्स है, तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूं, यहां पे हमारे पास 3 मिलीकुलम्स चार्ज थी और 6 मिलीकुलम चार्ज थी, -6 मिलीकुलम्स चार्ज थी C पे, और इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए थे। तो अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आएंगे तो 3 + -6 यानी कि कितना हो गया, -3, तो -3/2 दोनों पे आ जाएगा। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बाई 2, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम -3 है, तो -3/2 मिलीकुलम्स, -3/2 मिलीकुलम्स, ठीक है। उसके बाद B और C को जब कांटेक्ट में ला रहे हैं तो B पे 3 मिलीकुलम्स है और C पे अब कितनी है, तो C पे -3/2 मिलीकुलम्स ही बची हुई है। तो अगर आप B और C को कांटेक्ट में ले आओगे तो 3 मिलीकुलम्स और -3/2 मिलीकुलम्स को, तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज 3/2 मिलीकुलम्स, क्योंकि 3 मिलीकुलम्स प्लस -3/2 मिलीकुलम्स, तो 3/2 मिलीकुलम्स ये बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 मिलीकुलम्स एंड 3/4 मिलीकुलम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, अब जब A और B को एक दूसरे के करीब लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगी, आप इजीली देख सकते हो, उसका रीजन ये है क्योंकि A नेगेटिवली चार्ज है और B पॉजिटिवली चार्ज है। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है कि A और C को अगर आप करीब लाओ, तो A और C को अगर आप करीब लाओगे तो भी वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि A नेगेटिवली चार्ज है और C भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है यहां पे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि A और B भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और A और C भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। So this is the end of this question. This is very simple question. ठीक है। सो मेक नोट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो थोड़ा सा बड़ा था, वो 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर था, ठीक है ना।
तो इसलिए इसको हम बड़ा नहीं कर रहे। दोनों लेक्चर्स को मिला करके ऑलमोस्ट हम लोग दोनों लेक्चर्स को 2 आवर्स के आसपास का कर दे रहे हैं, पहला और दूसरा लेक्चर को मिला करके। मतलब आज के लेक्चर को थोड़ा छोटा रखेंगे। उसका रीजन ये है कि ताकि दोनों लेक्चर्स को आप अच्छे से रिकैपिचुलेट कर लो अच्छे से, ताकि कल के लेक्चर से फुल फ्लेज्ड हम लोग कुलम्स लॉ में एंट्री ले पाए। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच, और determine the number of electrons in 3.11 gram of copper penny। ठीक है ना? तो 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमें डिटरमाइन करना है। इसके लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो लोग ऑलरेडी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर 29 वगैरह जो भी, और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ये सब का सहारा आप ले सकते हो। मैं बोल रहा हूं यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी। सो दिस इज योर होमवर्क, इसको आप ट्राई करके रखना। ठीक है, सो वी आर एंडिंग आवर लेक्चर टुडे। कल के लेक्चर को और आज के लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना। आज एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी आप लोगों को, उस प्रैक्टिस शीट को अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लेना, सो दैट यू ऑल आर गुड इनफ टू प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।